नमस्कार दोस्तों। आखिर 2 साल से 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है? करीब यूक्रेन में 65 लाख नागरिकों ने यूक्रेन का देश छोड़ दिया है और 37 लाख लोग यूक्रेन के अंदर विस्थापित हैं। 52% नागरिक बुनियादी ज़रूरतों से दूर है। ज़रूरत का सामान उनको नहीं मिल रहा है। 10,000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। करीब 70,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अभी तक की लड़ाई में करीब 70,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। पुतिन को 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद से रूस की शक्ति और प्रभाव के नुकसान से गहरी शिकायत है। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 में उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने दुनिया को संकट में डाल दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कदम के बाद कई लोग यह जानना चाह रहे हैं कि संघर्ष कैसे और क्यों शुरू हुआ। कैनेडियन इंस्टीट्यूट फॉर यूक्रेनियन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के निदेशक जार बलन ने इसी तरह के अहम सवालों के जवाब दिए हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया? इस सवाल के जवाब में जार बलन ने कहा कि पुतिन को 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद से रूस की शक्ति और प्रभाव के नुकसान से गहरी शिकायत है। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 में उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। रूस की सीमा से लगे एक समृद्ध, आधुनिक, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोपीय देश के अस्तित्व को रूस के निरंकुश शासन के लिए खतरा माना जाता रहा है। यदि यूक्रेन के नेता अन्य पश्चिमी लोकतंत्रों की तर्ज पर अपने देश को पूरी तरह से सुधारने में सफल रहे, तो यह पूर्व सोवियत देशों के लिए एक बुरी मिसाल कायम करेगा और रूसियों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगा, जो एक अधिक लोकतांत्रिक देश चाहते हैं। पुतिन यह भी मानते हैं कि पश्चिमी लोकतंत्र कमज़ोर स्थिति में है। रूस को लगा कि यह एक प्रमुख सैन्य अभियान शुरू करने का उपयुक्त समय है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल पारंपरिक और आधुनिक दोनों अर्थों में इसमें परिष्कृत साइबर हमलों और परंपरागत दुष्प्रचार के साथ सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित प्रचार सामग्री के संयोजन में वायु, समुद्री और जमीनी सैन्य बलों के साथ एक हमला शामिल है। यूक्रेन पर आक्रमण से पहले के कई तरीके से किए हमले का विस्तार और वृद्धि है। यह एक युद्ध है जो वास्तव में 2013-2014 में यूक्रेन के सम्मान को लेकर क्रांति के बाद शुरू हुआ, जिसे यूरो मैदान भी कहा जाता है। जब यूरोप के साथ घनिष्ठ संबंध चाहने वाले नागरिकों के व्यापक प्रदर्शन के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया गया। यानुकोविच ने विरोध को दबाने के लिए रूस से मदद मांगी थी। रूस ने अवैध रूप से क्रीमिया पर कब्जा करके जवाब दिया। यह यूक्रेन का वह हिस्सा था जो काला सागर पर रूसी सीमा के पास है। रूस ने यूक्रेन के पूर्व में दोनेत्स्क और लुहांस्क में बड़े पैमाने पर रूस समर्थक अलगवादियों के समर्थन में सैन्य कर्मियों, भाड़े के सैनिकों और अन्य संसाधनों की आपूर्ति की। डोनबास में 2014 से अब तक की लड़ाई में यूक्रेन के 14,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। क्या आक्रामक रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने से जुड़ा है? इस पर जार बलन ने कहा कि सोवियत संघ के टूटने के समय क्रीमिया यूक्रेन का एकमात्र हिस्सा था जिसमें रूसियों का मामूली बहुमत था। फिर भी प्रायद्वीप की 55% आबादी ने यूक्रेन के स्वतंत्रता के लिए मतदान किया था। क्या यह शीत युद्ध की फिर से शुरुआत है?
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि को संदर्भित करता है, जब सोवियत संघ और पश्चिमी देश एक दूसरे के खिलाफ गठबंधन कर रहे थे, जो अनिवार्य रूप से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक वैचारिक लड़ाई थी। बलन बोले, शीत युद्ध के चरम पर दुनिया की दो बड़ी सैन्य शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विकासशील दुनिया में तोड़-फोड़ दुष्प्रचार अभियानों और छंद युद्धों के माध्यम से एक वैचारिक संघर्ष में लगे रहे। पुतिन उस समय की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जब सोवियत संघ और पश्चिम ने यूरोप में प्रभाव के क्षेत्रों को परिभाषित और अपेक्षाकृत स्थिर किया था। यूक्रेन कितना रूसी है, इस सवाल पर जार बलन ने कहा कि 2001 में अंतिम जनगणना के अनुसार स्वतंत्र यूक्रेन के 17.3% नागरिकों ने खुद को जातीय रूसी के रूप में पहचाना। यह 1989 से लगभग 5% अंक की गिरावट थी, जो सोवियत संघ के टूटने के बाद रूसियों के पलायन को आंशिक रूप से दर्शाता है। हाल तक यूक्रेन की बड़ी आबादी में रूस की सकारात्मक छवि थी, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिनका रूस के प्रति आलोचनात्मक या संदेहपूर्ण रवैया है। मौजूदा संघर्ष से हालत और ख़राब होना तय है। पुतिन ने यूक्रेन को असली देश क्यों नहीं कहा? आक्रमण से कुछ दिन पहले टेलीविज़न पर भाषण में पुतिन ने कहा कि आधुनिक यूक्रेन की पूरी तरह से रूस द्वारा बनाया गया है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव इस क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सीमा पर करीब 90,000 सैनिक तैनात किए हैं। यूक्रेन और रूस के सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक संबंध साझा करते रहे हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। संघर्ष के कारण दोनों देशों के संघर्ष के कारण शक्ति संतुलन जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिमी दोनों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया। पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन को रूसी नियंत्रण से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। काला सागर में रूस की रुचि, काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले यह पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। काला सागर तक पहुंच सभी तटीय एवं पड़ोसी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे, यह क्षेत्र माल एवं ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा है। यूक्रेन का विरोध प्रदर्शन, यूरो मैदान आंदोलन, यूरोपीय स्क्वायर। यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की एक लहर थी जो नवंबर 2013 में कीव, यूक्रेन में नेजालिज़ोनोस्ती मैदान स्वतंत्रता स्क्वायर में सार्वजनिक विरोध के साथ शुरू हुआ था। रूस और यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ यूरोपीय संघ के साथ समझौता पर हस्ताक्षर को निलंबित करने के यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ विरोध तेज हो गया था। अलगवादी आंदोलन, पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र, डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र वर्ष 2014 से रूसी समर्थक अलगवादी आंदोलन का सामना कर रहा है।
यूक्रेन के सरकार के अनुसार आंदोलन को रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है और रूसी अर्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगवादियों की संख्या 15% से 80% के बीच है। रूस के क्रीमिया पर आक्रमण। यूक्रेन का क्षेत्र पर रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद हुआ। यह वर्ष 2014 के यूक्रेनी क्रांति के बाद हुआ, जो दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में व्यापक अशांति का हिस्सा था। क्रीमिया के आक्रमण और उसके बाद के विलय ने रूस को इस क्षेत्र में समुद्र तटीय लाभ दिया। यूक्रेन के नाटो सदस्यता। यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता में तेजी लाने का आग्रह किया है। रूस ने इस तरह के एक कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया है और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों तक इसकी पहुंच के परिणाम के बारे में चिंतित है। काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा है। यह सभी नाटो देश है। नाटो देशों और रूस के बीच इस टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और एक संभावित समुद्री फ्लैश पॉइंट है। मिन्स्क समझौता। यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगवादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की। इसके प्रावधानों में कैदी का आदान प्रदान, मानवीय सहायता की डिलीवरी और भारी हथियारों के वापसी शामिल थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद यह समझौता शीघ्र टूट गया। वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत मिन्स्क शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था। इसे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस पर रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों, सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिए संगठन 2 रूसी समर्थक अलगवादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख अंतर सरकारी संगठन है। इसके जनादेश में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। वर्तमान स्थिति। रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिस कारण हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी और अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस पर विचार या बातचीत नहीं की गई है। भारत का रुख। पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया पर रूस के हस्तक्षेप को लेकर भारत निष्पक्ष बना हुआ है। नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया,
जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी, जबकि इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी रूस द्वारा समर्थन किया गया था। काला सागर पूर्व यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। यह दक्षिण पूर्व और उत्तर में क्रमशः पोर्टिक काकेशस और क्रीमियन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। काला सागर भी कर्च जलडमरू मध्य द्वारा अजोव सागर से जुड़ा हुआ है। तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली डार्डेनेल्स, बोस्फोरस और मरमरा सागर, भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांजिशन जोन के रूप में कार्य करती है। काला सागर के सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल है। काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। आगे की राह। स्थिति का एक व्यावहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। अतः इसके लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने तथा सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने के लिए मिन्स्क समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में मान्यता दी थी, जो कि अपरिहार्य युद्ध का संकेत था। अपनी युद्ध घोषणा के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को बिना किसी इतिहास या पहचान वाले देश के रूप में वर्णित किया है, जिसे पूर्णतः पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर के हिस्से को अलग करके बनाया गया था। यूक्रेन और रूस के सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते रहे हैं। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते रहे हैं। यूक्रेन का पारंपरिक इतिहास तकरीबन एक शताब्दी पूर्व वर्तमान यूक्रेन कीवियाई रूस के केंद्र में था। कीवियाई रूस पूर्वी एवं उत्तरी यूरोप के पूर्वी स्लाव, बाल्टिक और फेनिक लोगों का एक संघ था, जिसकी राजधानी कीव थी। आधुनिक यूक्रेन, रूस और बेलारूस सभी का एक सांस्कृतिक इतिहास कीवियाई रूस में मौजूद है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में कीवियाई रूस अपने सबसे बड़े आकार पर पहुंच गया। 13वीं शताब्दी के मध्य में बाइजेंटाइन साम्राज्य के पतन के कारण व्यापार में आई गिरावट की वजह से कीवियाई रूस काफ़ी कमज़ोर हो गया और अंततः मंगोल गोल्डन हॉर्ड के हमले के कारण पूरी तरह से बिखर गया, जिसके बाद अंत में 1240 में कीवियाई रूस को बर्खास्त कर दिया गया। बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटियम भी कहा जाता है, रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग था तथा कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनिया, आधुनिक इस्तांबुल में स्थित था। साम्राज्य के पश्चिमी आधे हिस्से के पतन के बाद भी यह उसका हिस्सा बना रहा। गोल्डन हॉर्ड अस्थायी मंगोलों का एक समूह था, जिन्होंने 1240 से 1502 तक रूस, यूक्रेन, काजाकिस्तान, मोल्डोवा और काकेशन पर शासन किया था। 15वीं शताब्दी के शुरुआत में पूर्व कीवान रस के बड़े हिस्से को लिथुआनिया के
बहुनिजातीय ग्रेट डची में शामिल किया गया था। वर्ष 1969 में ल्यूबेल्स्की संघ पोलैंड लिथुआनिया के ग्रैंड डची पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल बनाने के लिए एक साथ आए, जो उस समय यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक था। इस घटना के लगभग एक सदी बाद आधुनिक यूक्रेनी राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है। यूक्रेन भौगोलिक स्थिति। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी के तट पर स्थित है। यूक्रेन की सीमा उत्तर में बेलारूस, पूरब में रूस, अजोव का सागर और दक्षिण में काला सागर, दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा व रोमानिया तथा पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया एवं पोलैंड से लगती है। सुदूर दक्षिण पूर्व में यूक्रेन को केर्च जलमध्य द्वारा रूस से अलग किया गया है, जो अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। यह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 6,03,550 वर्ग किलोमीटर या महाद्वीप का लगभग 6% है। जनसंख्या। जुलाई 2021 में यूक्रेन की जनसंख्या 43.7 मिलियन आंकी गई थी। इसमें से 77.8% यूक्रेनी निजातीयता और 17.3% रूसी निर्जातीयता से संबंधित थी। यूक्रेनी और रूसी भाषियों की आबादी क्रमशः 67.5% और 29.6% थी। अर्थव्यवस्था। सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के मामले में यूक्रेन यूरोप का सबसे गरीब देश है। यहाँ लौह अयस्क और कोयले के भंडार मौजूद हैं और यह मक्का, सूरजमुखी तेल, लौह उत्पाद और गेहूं का निर्माण करता है। भारत के साथ संबंध। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। यूक्रेन के सूरजमुखी तेल का प्रमुख निर्यातक भारत है। इसके बाद अकार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक और रसायन है। भारत से यूक्रेन को प्रमुख आयात फार्मास्यूटिकल उत्पाद हैं। यूक्रेन और रूस। 18वीं शताब्दी में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट 1762-96 ने पूरे जातीय यूक्रेन के क्षेत्र को रूसी साम्राज्य में मिला लिया था। रूसीकरण की जारिस्ट नीति द्वारा यूक्रेन वासी सहित जातीय पहचान और भाषाओं का दमन किया गया। रूसी साम्राज्य के भीतर हालांकि कई यूक्रेनियन समृद्धि और महत्व के पदों पर पहुंच गए तथा बड़ी संख्या में रूस के अन्य हिस्सों में बस गए। प्रथम विश्व युद्ध में 3.5 मिलियन से अधिक यूक्रेन वासियों ने रूसी साम्राज्य के पक्ष में लड़ा तथा एक छोटी संख्या ने ऑस्ट्रो-हंगेरियन के साथ जार के सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यूक्रेन का यूएसएसआर का हिस्सा बनना। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जार साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य दोनों का अंत हो गया। मुख्य रूप से कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाले यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, जिससे कई छोटे यूक्रेनी राज्य उभरे। वर्ष 1917 के अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों के सत्ता में आने के कई महीनों बाद एक स्वतंत्र
यूक्रेनी पीपल्स रिपब्लिक की घोषणा की गई, लेकिन सत्ता के विभिन्न दावेदारों के बीच गृह युद्ध जारी रहा, जिसमें यूक्रेनी गुट अराजकतावादी जार साम्राज्य और पोलैंड शामिल थे। वर्ष 1922 में यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर संघ का हिस्सा बन गया। यूएसएसआर के पतन के बाद यूक्रेन की स्थिति। वर्ष 1991 में यूएसएसआर को समाप्त कर दिया गया था। यूक्रेन में आज़ादी की मांग कुछ वर्ष पहले से बढ़ रही थी तथा वर्ष 1990 में 3 लाख से अधिक यूक्रेन वासियों ने स्वतंत्रता की समर्थन में एक मानव श्रृंखला बनाई। इसके बाद ग्रेनाइट की क्रांति हुई, जब यूक्रेन के छात्रों ने यूएसएसआर के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर न करने की मांग की। 24 अगस्त 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को हटाने और कम्युनिस्टों को सत्ता में बहाल करने के लिए तख्तापलट की विफलता के बाद यूक्रेन के संसद ने देश की स्वतंत्रता हेतु अधिनियम को अपनाया। इसके बाद संसद के प्रमुख लियोनिद काराचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति चुने गए। दिसंबर 1991 में बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नेताओं ने औपचारिक रूप से सोवियत संघ के सदस्यता त्याग कर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIA का गठन किया। हालांकि यूक्रेन के संसद वेरखोवना राडा ने कभी भी परिग्रहण की पुष्टि नहीं की, इसलिए यूक्रेन कानूनी रूप से कभी भी CIS का सदस्य नहीं था। रूस यूक्रेन संघर्ष का हालिया इतिहास। वर्ष 2014 में रूस ने जल्दबाजी में जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई शुरू कर दी। हाल ही में यूक्रेन द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संगठन की सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया गया। रूस द्वारा इस तरह के कदम को रेड लाइन घोषित किया गया और अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन का अपनी देश की सीमा के करीब विस्तार के परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की। यह रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान युद्ध का कारण बना है। करीब 2 साल तक अंतर्राष्ट्रीय खबरों में छाए रहने के बाद यूक्रेन में युद्ध 2024 में भी जारी रहेगा, लेकिन इसके अलग ढंग से सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फरवरी 2022 में पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत में रूस का सामना करने की यूक्रेन की क्षमता ने कई लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। इसका प्रमुख कारण यह था कि यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों ने उसे हथियार की आपूर्ति शुरू कर दी थी, लेकिन 2024 में इसमें बदलाव आने की संभावना है क्योंकि 2 सहायता पैकेज रुके हुए हैं। अमेरिका में यूक्रेन को सहायता देने के लिए कांग्रेस में वोट कराने की ज़रूरत होती है। यह अन्य खर्चों पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच चर्चा से जुड़ा होता है। $61 बिलियन के सैन्य पैकेज पर जनवरी की शुरुआत तक दोबारा विचार नहीं हो पाएगा। वहीं यूरोपीय संघ में 50 अरब यूरो, $55 अरब या 43 अरब पाउंड का एक सौदा उसके सदस्यों में से एक हंगरी और दूसरे सदस्यों की तनावपूर्ण बातचीत से जुड़ा है। यूरोपीय संघ के दूसरे सदस्यों से अलग हंगरी प्रभावी रूप से रूस के समर्थन में है। वह चाहता है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पूरी तरह से बंद हो।
सेना को हथियारों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए यूक्रेन को विदेशी मदद की ज़रूरत है। विदेशी सहायता मिलने में देरी की वजह से यूक्रेन की सेना को हथियारों की आपूर्ति करने की क्षमता कम होती जा रही है। इससे उसकी चिंता बढ़ रही है और यह रूस का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। इस साल के अंत में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उनके देश की सैन्य ताकत लगातार मजबूत होती जा रही है। वही साल के अंत में मीडिया से बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि हालात कठिन है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि सैन्य सहायता का मुद्दा जल्द ही हल हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि यूक्रेन अपने ड्रोन का उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होगा, जो इस युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यूरोपीय संघ ने नवंबर में बताया था कि वह मार्च 2024 तक यूक्रेन को 155 मिमी के 10 लाख गोलों की आपूर्ति के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का जवाबी हमला पहले नहीं शुरू होने का एक कारण हथियारों की कमी थी। एक इंटरव्यू में दिए गए बयान में यूक्रेनी सेना ने कहा था कि उन्हें गोला की बचत करनी पड़ रही है। कम हथियार रखने का मतलब यह होगा कि यूक्रेन को अपनी स्थिति और अधिक ज़मीन छोड़नी पड़ सकती है। इस समय यूक्रेन के करीब 17% इलाके पर रूस का नियंत्रण है। यूक्रेन का अनुमान है कि युद्ध के कारण उसकी अर्थव्यवस्था को $150 अरब का नुकसान हुआ है। उसकी 2024 में अपनी सेना पर $43.2 अरब खर्च करने की योजना है। रूस का सैन्य बजट रिकॉर्ड $112 अरब का होने का अनुमान लगाया गया है। पर्याप्त सैनिकों को रखना भी दोनों देशों के लिए एक चुनौती होगी। फरवरी 2022 से पहले यूक्रेन की आबादी करीब 4.4 करोड़ थी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 60 लाख यूक्रेनियन देश छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध का कारण और मकसद यही है। जय प्रकृति, जय विज्ञान। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो देखिए। कृपया मेरे चैनल का वीडियो देखिए। आपका आभारी रहूँगा। गुड बाय दोस्तों।